यह कहानी पढ़ने के बाद आप कभी किसी ढाबे या दुकान पर काम करती किसी लड़की को वैसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर ऐसी लड़की सिर्फ एक मजदूर नहीं होती। कभी कभी वह एक जिंदा सवाल होती है। रात के 9 बजते शहर के उस किनारे की वह गली जो दिन भर ट्रकों, ठेलों और मजदूरों की आवाज से गुलजार रहती, अब सुनसान होने लगी थी। सिर्फ मोहन की चाय की दुकान की टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी और कभी गुजरती ट्रक की हेडलाइट ही उस सन्नाटे को तोड़ती। दुकान के बाहर वही खाली चारपाई पड़ी थी और दुकान के भीतर और सिबेरी चूल्हे के पास गुड़िया बर्तन साफ कर रही थी। उसकी सादी सी सलवार कमीज पर तेल और मसालों के दाग थे, हाथ पानी से झुर्री भरे। वह बिल्कुल मशीनी अंदाज में काम कर रही थी। उसकी नजरें कभी कभार बाहर सड़क पर टिक जाती जहां से कोई ट्रक आता। उसके होठों पर कोई भाव नहीं था, ना थकान ना शिकायत, बस एक स्थिर ठंडी गतिमानता। पास की किराना दुकान वाला श्याम दादा शटर नीचे कर रहे थे। उन्होंने गुड़िया की तरफ देखा, सिर हिलाया और एक गहरी सांस छोड़ी। बेटा, आज चारपाई पर बैठकर थोड़ी हवा खा ले, बर्तन कल भी धुल जाएंगे। गुड़िया ने धीरे से सिर घुमाया। एक हल्की सी बिना खुशी के मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। अभी नहीं दादा साहब, मोहन नाराज हो जाएंगे, बाकी बर्तन भी साफ करने हैं। कितना काम देता है रोज, शरीर है या लोहे का ढांचा। श्याम दादा बुड़बुड़ाते हुए चले गए। गुड़िया फिर अकेली हो गई। उसकी आंखों के सामने पुराने चित्र तैरने लगे। 3 साल पहले का वह दिन जब वह इस शहर में पहली बार उतरी थी अपने चाचा के साथ। मां ने कहा था, चाचा तेरे लिए अच्छी नौकरी लगा देंगे, किसी अच्छे घर में काम करेगी, पढ़ाई भी कर पाएगी। बैग में सिर्फ 2 कपड़े और मां की एक पुरानी चूड़ी। सपने थे कि कमाऊंगी, घर की टूटी छत पक्की करवाऊंगी, भाई को स्कूल भेजूंगी। लेकिन चाचा ने उसे नौकरी नहीं, एक सौदा दिया। मोहन को पैसे लेकर छोड़ गए। और फिर एक दिन मोहन ने कहा था, बेटी यहां दया नहीं काम चलता है, जो चाहिए उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और तेरी कीमत मैंने तेरे चाचा को चुका दी है। एक ट्रक के तेज हॉर्न ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। एक बड़ा ट्रक दुकान के सामने रुका। ड्राइवर केबिन से उतरा, एक दमदार आवाज में बोला, ओए मोहन, एक कड़क चाय जल्दी। मोहन जो अभी तक अंदर बैठा ताश खेल रहा था बाहर आया। गुड़िया जल्दी से 2 चाय बना और साहब के लिए पराठे भी तल देना। गुड़िया ने बिना किसी भाव के एक रटे रटाए अंदाज में सिर हिलाया। वह चाय बनाने लगी। पल भर को उसकी नजर उस खाली चारपाई पर पड़ी जो उसका सबसे वफादार साथी थी, जिस पर वह कभी नहीं बैठी पर जो हमेशा उसका इंतजार करती रहती। फिर उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा, एक लंबी अश्लील निगाह। फिर मोहन से फुसफुसाया, क्या रे तेरी नई रखैल है? मोहन हंसा, अरे साहब मजदूर है, बस काम करने वाली। फिर आवाज दी, गुड़िया साहब की चाय ले आ जल्दी से। गुड़िया ने चाय की प्याली एक ट्रे में रखी और बाहर ले गई। उसने सिर नीचा करके चाय रखी। ड्राइवर ने जानबूझकर उसका हाथ छू लिया। गुड़िया ने झटके से हाथ खींच लिया, बिना कुछ कहे अंदर की ओर भागी। पीछे से मोहन और ड्राइवर की हंसी गूंजी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक गहरी जलन थी। वह वही खड़ी रही, बर्तनों को रगड़ते हुए, जैसे उसकी सारी गुस्सा उन बर्तनों पर उतर रही हो। रात के लगभग 9 बजे शहर अब गहरी नींद में था। दुकान बंद हो चुकी थी। पीली बल्ब की रोशनी बुझ चुकी थी। गुड़िया दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में थी जो बरसाती पानी के टैंक के बगल में था। उसमें सिर्फ एक पुराना गद्दा, एक टूटा हुआ पंखा और मां की वह चूड़ी थी जिसे वह एक कपड़े में लपेट कर रखती थी। वह अंदर आई, दरवाजा बंद किया और दीवार के सहारे फिसल कर बैठ गई। आंखों से आंसू नहीं थे, आंसू तो कब के सूख चुके थे। बस एक जलन थी जो छाती के भीतर धधक रही थी। उसने चूड़ी निकाली, उसे अपने गाल से लगाया। मां, माफ करना, मैं वह नहीं रही जो तू सोचती थी, पर तेरा खर्च, भाई की पढ़ाई, मैं और कैसे चला पाती। उस रात गुड़िया को नींद नहीं आई। उसकी आंखें खुली रहीं, उसी अंधेरे की तरह जो बाहर छाया हुआ था। अगले कुछ महीने यूं ही गुजरे। गुड़िया की दिनचर्या एक मशीन की तरह थी। सुबह 4 बजे उठना, दुकान साफ करना, चाय नाश्ता बनाना, दिन भर बर्तन धोना, रात को खाना बनाना और फिर उसी छोटे से कमरे में जाकर सो जाना। मोहन का व्यवहार हमेशा एक जैसा रहा, कड़क, बेरहम। पैसे तो दूर, कभी कभार एक अच्छा शब्द भी नहीं। ग्राहक अलग अलग, उनकी नजरें अलग अलग,
लेकिन अनुभव हमेशा एक जैसा, अपमानजनक, खोखला। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और गुड़िया दुकान के अंदर चाय के बर्तन साफ कर रही थी, एक नई कार आकर रुकी। यह कोई महंगी कार नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी होंडा सिटी थी। गाड़ी से एक युवक उतरा, उम्र शायद 28-30 के आसपास। उसके चेहरे पर वह अजीब उत्सुकता या घृणा नहीं थी जो अक्सर अन्य ग्राहकों के चेहरे पर होती थी, बल्कि उसकी नजरों में एक थकान थी, एक उदासी। उसने अंदर आकर एक कोने वाली मेज पर बैठकर आवाज दी, भैया एक चाय। मोहन बाहर गया हुआ था। गुड़िया ने चाय बनाई और लेकर गई। उसने सिर नीचा करके चाय रखी। जब वह मुड़कर जाने लगी तो युवक ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया चौंकी। कोई पहली बार नाम नहीं पूछता था। वह अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने मुस्कुराते हुए दोहराया। उसकी मुस्कान में कोई छल नहीं था। गुड़िया, उसने संक्षेप में कहा। गुड़िया सुंदर नाम है, मेरा नाम आदित्य है। गुड़िया ने सिर हिलाया और चुपचाप अंदर चली गई। पर उस रात उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। किसी ने उसका नाम पूछा था, उसे इंसान समझकर। आदित्य अगले कुछ दिन लगातार आया। हमेशा देर रात जब दुकान खाली होती, हमेशा चाय पीता और थोड़ी देर बैठकर चला जाता। एक दिन उसने गुड़िया से पूछा, तुम यहां कब तक काम करोगी? गुड़िया ने कंधे उचकाए, जब तक साहब रखेंगे। तुम्हारा घर कहां है? यह सवाल सुनते ही गुड़िया का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से बर्तन उठाए और अंदर चली गई। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने पैसे रखे और चला गया। लेकिन अगली रात जब मोहन बाहर गया हुआ था, आदित्य ने फिर कोशिश की। गुड़िया, मैं जानना चाहता हूं, मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं। हम ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं जो तुम्हारी तरह फंसी हुई हैं। गुड़िया की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर तुरंत अविश्वास ने घेर लिया। आप पुलिस तो नहीं हो? मुझे मत फंसाइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं गुड़िया, मैं पुलिस नहीं हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम यहां से निकल सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो, अपने घर जा सकती हो। घर? गुड़िया की आवाज कांप गई। मेरे चाचा ने मुझे बेच दिया है। मोहन साहब ने पैसे दिए हैं। अगर मैं भागूंगी तो वो मेरे घर वालों को परेशान करेंगे, मेरी मां को, मेरे भाई को। हम उसका इंतजाम करेंगे। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हें बस हां कहना है। उस रात गुड़िया ने पहली बार आदित्य की आंखों में सच्ची चिंता देखी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के देख रहा है। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, पूरी कहानी। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख था। तुम बहुत बहादुर हो गुड़िया, तुमने इतना सब झेला। अब लड़ने का वक्त आ गया है। आदित्य ने एक प्लान बनाया। अगले हफ्ते एक रात वह अपने संगठन के लोगों के साथ आएगा। वे मोहन से बात करेंगे और सहबैनेंगे, गुड़िया को उसके कब्जे से आजाद करवाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। गुड़िया ने हां कह दी। एक उम्मीद, एक किरण उसके अंधेरे जीवन में दाखिल हुई थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन दोपहर को मोहन का एक रिश्तेदार दुकान पर आया। उसने गुड़िया को देखा और मोहन से फुसफुसाया। थोड़ी देर बाद मोहन ने गुड़िया को अंदर बुलाया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में गुस्सा था। सुना है तू किसी से मिलती है, बातें करती हैं, कौन है वो? गुड़िया का दिल धड़क रहा था। कोई नहीं साहब, बस एक ग्राहक, चाय पीता है। झूठ मत बोल। मोहन का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के गाल पर पड़ा। मैं जानता हूं सब, तुझे छुड़ाने आ रहा है ना। मैंने तेरे चाचा को 50,000 दिए थे। तू मेरी संपत्ति है, तू कहीं नहीं जा सकती। उस रात गुड़िया को उसके छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। मोहन ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। सोच ले, अगर फिर कभी उससे बात की तो तेरे और तेरे घर वालों का कुछ नहीं रहेगा। गुड़िया अंधेरे में सिसक रही थी। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी थीं। आदित्य आएगा और वह यहां नहीं मिलेगी। वह सोचेगा कि गुड़िया ने उसका साथ छोड़ दिया, या शायद मोहन उसे भी धमका देगा। अब कोई विषय नहीं, रास्ता नहीं बचा था। रात के 12 बजे थे। दुकान बंद थी, सन्नाटा था। अचानक गुड़िया को खिड़की से एक आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे टनाटनाने की आवाज। वह डरी हुई खिड़की के पास गई। बाहर श्याम दादा खड़े थे। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। गुड़िया बेटी सुन, श्याम दादा ने फुसफुसाकर कहा। मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया। तेरे लिए एक आदमी आया था ना, वो फिर आया था शाम को।
मोहन ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया, लेकिन वो आदमी, उसने मुझे यह दिया है। श्याम दादा ने खिड़की की जाली के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और एक फोन नंबर अंदर फेंका। उसने कहा है कि तुम इस नंबर पर मैसेज कर देना जब भी मौका मिले, वो तुम्हारे लिए ही रुकेगा। और हां, यहां से निकलने का एक रास्ता है। पीछे वाले शौचालय की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तुम उसमें से निकल सकती हो। अभी मोहन गहरी नींद में है, मैं बाहर तेरा इंतजार करूंगा। गुड़िया ने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। डर था, मोहन का डर, अनजान भविष्य का डर। लेकिन फिर उसने अपनी जेब में छिपी मां की चूड़ी को छुआ। उसने फैसला किया। धीरे धीरे चुपचाप वह कमरे से निकली। ताला पहले से ही श्याम दादा ने तोड़ दिया था और पीछे शौचालय की ओर बढ़ी। टूटे शीशे से उसने अपना बदन निकाला। शीशे के टुकड़ों से उसके हाथ और पैर छिल गए। वह दिनैन, खून बहने लगा, पर वह रुकी नहीं। वह बाहर निकलकर गली में भागी, जहां श्याम दादा एक पुरानी साइकिल लिए खड़े थे। चल जल्दी चल, सीधे पुलिस स्टेशन चलेंगे, तेरा आदित्य वहीं मिलेगा, उसने कहा था। गुड़िया साइकिल पर बैठ गई। पीछे मुड़कर देखा, मोहन की दुकान, वह पीली बल्ब की रोशनी, वह खाली चारपाई, सब पीछे छूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब डर के नहीं, आजादी के थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आदित्य और उनकी टीम ने उसे संभाला। उसकी कहानी दर्ज हुई। मोहन और उसके चाचा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आदित्य के संगठन ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कहानी का अंत यहां नहीं होता। गुड़िया जर्दी साहब, जिसका असली नाम माधवी था, ने आदित्य के संगठन के सहयोग से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसकी मां और भाई उसके साथ आ गए। उसने कंप्यूटर का कोर्स किया और आज एक छोटी सी कंपनी में काम करती है। 1 साल बाद माधवी उसी इलाके में गई। मोहन की दुकान बंद हो चुकी थी, पर वह चारपाई अब भी वहां पड़ी थी और अब वह सचमुच खाली थी। उसकी जगह अब उस दुकान पर एक नया चाय वाला था। माधवी ने उससे वह चारपाई मांगी। यह तो बेकार पड़ी है, लो पाने जाए पा रहा है, ये ले लो, नए दुकानदार ने कहा। माधवी ने उस चारपाई को अपने साथ ले लिया। उसे घर ले जाकर उसने उसे अच्छी तरह रंग रोगन करवाया, एक खूबसूरत चादर बिछाई। अब वह चारपाई उसके छोटे से घर के बरामदे में पड़ी है। उस पर माधवी की मां कभी बैठकर सब्जी काटती हैं, उस कब्बादी शाद क्या भाई स्टडी ही कहती, तो कभी उसका भाई पढ़ाई करता है। वह चारपाई अब खाली नहीं रहती, उसे अब आराम और प्यार मिलता है। एक दिन माधवी ने आदित्य के संगठन में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया। वह उन गलियों में जाती, उन ढाबों और दुकानों पर जहां आज भी किसी गुड़िया की जिंदगी खाली चारपाई की तरह पड़ी होती है। वह उनसे बात करती, उनकी कहानी सुनती और उन्हें एक नया रास्ता दिखाती। उसकी अपनी कहानी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। वह जानती थी कि हर दुकान के पीछे, हर ढाबे के अंदर कोई ना कोई गुड़िया मौजूद है। कोई ना कोई लड़की जिसकी पहचान उसके काम में दब गई है, जिसका नाम कोई नहीं पूछता, जिसकी आंखों में एक पूरी उम्र का दर्द समाया हुआ है। और वह यह भी जानती थी कि हर खाली चारपाई के लिए एक घर मौजूद है, जहां उसे आराम और इज्जत मिल सकती है। बस जरूरत होती है एक हाथ बढ़ाने की, एक नाम पूछने की, एक मौका देने की। समाप्ति का संदेश। हर ढाबे, हर दुकान, हर घर के पिछवाड़े में काम करती वह लड़की सिर्फ एक मजदूर नहीं होती, वह एक कहानी होती है, एक लड़ाई होती है, एक जिंदगी होती है जो हमसे एक सवाल पूछ रही होती है। स्वादादता मीसा बियनन, क्या हम उसे देख पा रहे हैं या सिर्फ उसके हाथों में साफ होते बर्तन देखकर आगे बढ़ जाते हैं? अगली बार जब आप कहीं चाय पिएं और कोई गुड़िया आपकी मेज साफ करे, तो उसकी आंखों में देखिएगा जरूर, एक नाम पूछिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक नाम पूछ लेने भर से एक इंसान को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल जाती है और एक खाली चारपाई एक सुनसान जिंदगी का प्रतीक न रहकर एक बड़ी शरीफ भरे पूरे घर की जगह बन जाती है।